Hello friends, I'm Astha. Welcome to Brainy Buddies. Okay, today we'll discuss about third series of biology questions for CDS exam. तो यहाँ पे हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और आज हम इनको डिस्कस करेंगे. ये थर्ड सीरीज़ हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और जैसे ही हमारी सीरीज़ बढ़ेंगी आप देखेंगे तो हमारे जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी थोड़ा बढ़ता जाएगा, तो इसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग करेक्ट है. लेट्स सी अवर ऑप्शंस. हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसीज कैन कैरी ओनली ऑक्सीजन बट नॉट कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज नॉट करेक्ट. Hemoglobin of RBC can carry both oxygen and carbon dioxide. Hemoglobin of RBC can carry only carbon dioxide. Hemoglobin is not used for blood clotting and not for carrying gases. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि जो हमें पता है हीमोग्लोबिन है वो क्या है, एक ऐसी प्रोटीन है जो कि हेल्प करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में कैरी करने की. और ये डिपेंड करता है किसके कॉन्सेंट्रेशन पे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन पे, कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो किससे बाइंड होगी ब्लड पे. जब लंग्स से जो ब्लड जाता है तो वहाँ पे किसका ज़्यादा रहता है कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का. तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्योंकि ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पे हीमोग्लोबिन किससे बाइंड होगी, जो वो ऑक्सीजन से होगी. और जब ब्लड सर्कुलेट कर हमारे बॉडी पार्ट्स पे जाएगा तो बॉडी पार्ट्स में जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उससे क्या होता है, CO2 रिलीज़ होती है. तो जब CO2 रिलीज़ होगी तो वहाँ पर किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होगा. इसलिए वहाँ पर क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा और फिर उसे वापस कहाँ ले जाएगा, वो लंग्स के पास. तो ये साइकिल चलती है हीमोग्लोबिन की. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज हीमोग्लोबिन कैरी बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो लेट्स मूव टू अवर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज which one of the following is the correct sequence of passage of light in a compound microscope. तो compound microscope हम सब ने देखा है, ये आपको आपके स्कूल लैब्स और कॉलेजेस लैब्स में दिखता होगा. तो बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है, ये एक कॉमन लाइट माइक्रोस्कोप होता है जो कि जिसको कि हम यूजुअली यूज़ करते हैं. बहुत ही माइक्रो लेवल पे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको देखने के लिए. हम स्लाइड्स बनाकर देखते हैं. ये माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है थ्रू मिरर. और जो फिर मिरर होते हैं उसके ऊपर क्या लगा रहता है, कंडेंसर लगा होता है. इसमें क्या होता है, कंडेंसर होता है जो कि लाइट को ऑब्जेक्ट में सीधा क्या कर देता है, कंडेंस कर देता है. पूरी की पूरी लाइट को ये ऑब्जेक्ट में क्या कर देता है, कंडेंस कर देता है. और यहाँ से जो लाइट होती है ये कहाँ जाती है, ऑब्जेक्टिव लेंस में. फिर ये बॉडी ट्यूब में जाती है और फिर हमारे आईपीस में जाती है. तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो पासेज का हमें पता है, दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज हमें पता है कि जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें सबसे पहले कंडेंसर में जाती है, देन ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है, देन बॉडी ट्यूब एंड देन आईपीस. So option C is the correct answer for this question. Now let's move further. Our next question is which one of the following statements is correct. हमें 4 statements दिए गए हैं और हमें इनमें से पता करना है कि कौन सा correct है. तो let's see. Urea is produced in liver. ये जो है ये करेक्ट है कि जो यूरिया है वो ऑफकोर्स लिवर में ही प्रोड्यूस होती है. अब हम नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं. यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन ब्लड. नो. यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डाइजेशन ऑफ स्टार्च. इट्स स्टूपिड. यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लंग्स. नो. तो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट. बेसिकली
लिवर में जो यूरिया होती है, ओके, जो मेटाबॉलिज्म होता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का, लाइक अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का, इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, अमोनिया प्रोड्यूस होती है। अब जब ये अमोनिया प्रोड्यूस होती है तो ये क्या करती है, CO2 से कंबाइन करती है। ये CO2 से कंबाइन होने के बाद एक ऑर्निथिन साइकिल चलती है जिसे हम यूरिया साइकिल भी बोलते हैं, और उस साइकिल से क्या प्रोड्यूस होती है, यूरिया प्रोड्यूस होती है। तो हमें ये याद रखना है कि ये क्या है, ये ऑर्निथिन साइकिल का एक प्रोसेस है जो कि चलता है जब नाइट्रोजनस बेसिस का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और अमोनिया प्रोड्यूस होती है। फिर अमोनिया CO2 से कंबाइन होगी, ऑर्निथिन साइकिल चलेगी और क्या प्रोड्यूस होगा, यूरिया प्रोड्यूस होगा। और ये कहाँ चलती है, लिवर में चलती है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज which one of the following has a bilateral symmetry in its body organization? Okay, हमने body organizations की symmetries पढ़ी है, radial symmetry होती है, bilateral symmetry होती है। तो basically जो bilateral symmetry होती है वो क्या होती है, length dependent होती है। Okay, जब हम किसी भी length को उसके बीच से दो टुकड़े करेंगे, बायलिटरली करेंगे, तो अगर वो आइडेंटिकल टू हाफ्स में डिवाइड हो रहा है तो वो कौन सी सिमेट्री शो करता है, बायलिटरल सिमेट्री शो करता है। हमने एक रेडियल सिमेट्री भी पढ़ी है, जो रेडियल सिमेट्री होती है उसमें हम जो बॉडी का सेंटर पॉइंट होता है उससे अगर प्लेन्स, जितने भी हमारे कटिंग प्लेन्स हैं, अगर उस सेंटर पॉइंट से जा रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज्म कौन सी सिमेट्री शो करता है, रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो हमें इस यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनमें से फॉलोइंग है ऑर्गेनिज्म जो बायलिटरल सिमेट्री शो करता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमें पता है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो नेरिस होता है ये एनालिडा का मेंबर है, ठीक है, फाइलम एनालिडा का मेंबर है, और ये क्या करता है, बायलिटरल सिमेट्री बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. Now let's move further. Our next question is which one of the following pairs of animals is warm blooded? Okay, इनमें से कौन सा animals का पेयर है जो कि warm blooded होता है। Let's see, हमें इसमें क्वेश्चन में याद रखना है कि हमें दोनों एनिमल्स चाहिए जो कि कैसे हो, वार्म ब्लडेड हो। ओके, लेट्स सी अब ऑप्शन फर्स्ट इज क्रोकोडाइल एंड ऑस्ट्रिच। ओके, इसमें हमें पता है कि जो क्रोकोडाइल होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, बट जो ऑस्ट्रिच होती है वो वार्म ब्लडेड होती है। पर हमें क्या चूज करना है, पेयर चूज करना है। तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, हैंग फिश एंड डॉग फिश ये दोनों ही कोल्ड ब्लडेड होती हैं। टॉर्टाइज एंड ऑस्ट्रिच, ओके, ऑस्ट्रिच वार्म ब्लडेड होती है, टॉर्टाइज कोल्ड ब्लडेड होता है। हमें पेयर चूज करना है। ओके, देन पीकॉक एंड कैमल। ओके, जो पीकॉक एंड कैमल दोनों ही वार्म ब्लडेड होते हैं। ओके, तो बेसिकली वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड होता क्या है। ओके, जो वार्म ब्लडेड होते हैं ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स, वो क्या कर सकते हैं, अपने टेम्परेचर को वेराई कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ठंडियाँ पड़ती हैं तो जो हमारा हम लोगों को शिवरिंग होती है, ओके, तो हम अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, वुलन क्लॉथ्स के साथ मेंटेन करते हैं। ओके, जो हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं, हमारे टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ओके, जब गर्मियाँ आती हैं, ठीक है, तो हम अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहन के और फैन के सामने बैठकर। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट्स टेम्परेचर। Okay, so option D is the correct answer for this question. Now let's move further to our next question, that is which of the following are the main absorbing organs of plant? Okay, हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है प्लांट का। ओके, तो एब्जॉर्बिंग ऑर्गन जो होता है प्लांट का, ऑब्वियसली वो क्या होती हैं, रूट्स होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में रहती हैं, और वो सॉइल से क्या एब्जॉर्व करती हैं, वाटर एब्जॉर्व करती हैं, सॉल्युबल मिनरल्स, सॉल्ट्स, वाइटामिन्स, जो भी प्लांट की नीड होती है वो कौन पूरी करती है, सॉइल पूरी करती है, और रूट्स उन्हें क्या करती हैं, एब्जॉर्व करती हैं। तो इट इज़ द
only organ in plants that can absorb. So option A is the correct answer for this question. Now let's move further. Which of the following is not a primary function of a green leaf? Okay, जो green leaves होती हैं प्लांट में, इनमें से कौन उनका प्राइमरी फंक्शन नहीं है? लेट्स सी ऑप्शंस. मैन्युफैक्चर ऑफ फूड. ओके, बेसिकली जो लीव्स होती हैं वो उनको क्या बोला जाता है? प्लांट का किचन बोला जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ओके, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, इससे उनका फूड बनता है. और ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? लीव्स में होती है. तो मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, यस, ये प्राइमरी फंक्शन है. देन इंटरचेंज ऑफ गैसेस. ओके, इंटरचेंज ऑफ गैसेज, यस, लीव्स में और क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन इनका इंटरचेंज ऑफ गैसेज. इनसे क्या होती है? गैसेज भी एक्सचेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और CO2. ओके, और क्या होता है? एवेपोरेशन ऑफ वाटर. ओके, ये भी बहुत मेन फंक्शन है जो कि लीव्स करती हैं. ओके, एवेपोरेशन ऑफ वाटर आप इसमें पढ़ेंगे. गटेशन इसमें एक प्रोसेस होता है और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है. ओके, जिससे वाटर का क्या होता है? एवेपोरेशन होता है. एंड D इज कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. ओके, नो, कंडक्शन का मीन्स होता है, क्या होता है? ट्रांसलोकेशन. ओके, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. तो जो लीव्स होती हैं वो फूड बनाती हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती. मतलब कि ये कौन करता है? ये वैस्कुलर जो टिश्यू होते हैं वो करते हैं. आपको पता ही होगा जाइलम और फ्लोएम. जो जाइलम होता है वो किसका कंडक्शन करता है? वाटर का कंडक्शन करता है. और जो फ्लोएम होता है वो फूड को कंडक्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट. और हमें पता होना चाहिए कि जो जाइलम है वो जब वाटर का कंडक्शन करेगा तो ये यूनी डायरेक्शनल होता है. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना कि जो वाटर का कंडक्शन होता है जाइलम से वो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन की को चलता है. ओके, और जो फ्लोएम जो फूड का कंडक्शन करता है ये मल्टी डायरेक्शनल होता है. ओके, ये किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है. ओके, सो ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव फर्दर टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Which one of the following donates a true fruit? ओके, हमने पढ़ा है ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं. जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी से, ओके, जो ओवेरी होता है उससे फ्लावर ग्रो करके जब फ्रूट में चेंज होता है तो सिर्फ हम उस फ्रूट को क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट बोलते हैं. बाकी जितने भी जो फ्लावर होता है उसके पार्ट से अगर फ्रूट बनता है तो उसे हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं. तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस एंड हियर वी कैन सी दैट ऑप्शन D इज करेक्ट बिकॉज इसमें क्या लिखा हुआ है? व्हेन ओनली द ओवेरी ऑफ फ्लावर ग्रोज इनटू अ फ्रूट. ओके, जब सिर्फ ओवेरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब ओवेरी से बनता है फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट. बाकी पार्ट्स जो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल थैलेमस, आपको पता ही होगा कि थैलेमस से बनता है, क्या बनता है? एक फ्रूट होता है, सबने खाया है, एप्पल. ओके, जो एप्पल होता है वो क्या होता है? वो फॉल्स फ्रूट होता है. ओके, सो ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग physiological process excess water escapes in the form of droplets from a plant. ओके, ये कितना प्यारा क्वेश्चन है. इसमें ये पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ओके, जिसमें जब प्लांट में वाटर एक्सेस में हो जाता है वो क्या करता है? ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर निकलता है. आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब प्लांट्स की लीव्स आप लोग देखेंगे तो उसमें स्मॉल प्यारी प्यारी ड्रॉपलेट्स होती हैं. ओके, तो वो बेसिकली जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं? किस प्रोसेस से आती हैं? ओके, तो वेरी फेमस प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं गटेशन. ओके, ये बहुत ही स्पेशल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. इसमें क्या होता है? जो प्लांट्स में एक्सेस वाटर होता है वो एस्केप करता है, ठीक है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, और ये लीव्स के मार्जिन्स पे होता है, टिप्स पे होता है. आप उनके टिप्स पे ही देखेंगी जब होता है. और ये कौन से टाइम पे रहता है? मॉर्निंग टाइम पे. ओके, और ये नाइट पे होता है, पूरी रात में होता है. और अब
आपको मॉर्निंग टाइम पे छोटी प्यारी प्यारी ड्रॉपलेट्स मिलेंगी। ओके, तो ये बेसिकली जो इसका प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल पे होता है, जब जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है और जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है वो लोअर होता है। किससे लोअर होता है? रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन से। ओके, जब रेट ऑफ ये कब होगा? अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ओके, एब्जॉर्प्शन का रेट ज़्यादा होगा तो क्या होगी? एक्सेस होगी। ओके, और जो ट्रांसपिरेशन क्या होगा? लोअर होगा। ओके, ट्रांसपिरेशन कम होगा, मतलब जो एवेपोरेशन है वो कम होगा, तो एक्सेस बढ़ेगी। जब एक्सेस होगा तो वाटर को किसी ना किसी तरह एक्सेस वाटर को बाहर निकाला जाएगा, देन गटेशन जो प्रोसेस होता है वो कम टू पिक्चर में आता है। ओके, so option B is the correct answer for this question. Now let's move further to the next question, that is, if the xylem of plant is mechanically blocked, okay, अगर जो plant का xylem है उसे हम mechanically क्या करते हैं? blocked करते हैं, which one of the following function of the plant will be affected? okay, तो plant का कौन सा function होगा जो affected होगा? ये बहुत ही कमाल का question है। ओके, तो हम सबको पता है कि क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। ओके, ये अफेक्टेड हो जाएंगे। तो जाइलम जो होता है वो हमें पता है क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर। ओके, ओनली वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ये वाटर के साथ साथ क्या ट्रांसपोर्ट करता है? सॉल्यूट्स भी। कैसे? लाइक सॉल्युबल जो मिनरल्स होते हैं, ओके, आयॉन्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, तो ये क्या, जब वो सॉइल से एब्जॉर्व करती हैं रूट्स, ओके, तो वो जाइलम तक जाते हैं, तो ये क्या करता है? वो वाटर में मिक्सअप रहते हैं। ओके, तो अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो ये किसका ट्रांसपोर्ट को रोकेगा? कौन सा फंक्शन को अफेक्ट करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक बोनस क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, तो लेट्स सी अवर दिस क्वेश्चन नाउ। Which one of the following agents do not contribute to the propagation of plants through seed dispersal? Okay, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें इसमें एक नई चीज़ पता चल रही है। कौन सी नई चीज़ पता चलेगी? कि ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं, ओके, जो बिना सीड डिस्पर्सल का प्रोपेगेशन शो करते हैं, जिन्हें प्रोपेगेट करने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने का ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो चलते हैं, मतलब कि ये कहीं पर भी ऐसा प्लांट हो जाते हैं, ठीक है, बिना सीड डिस्पर्सल के उन्हें सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि सीड जब डिस्पर्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बिना उनके ही क्या हो जाते हैं? हमें दिख जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या होती है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, फंगस। फंगस जो होता है वो प्रोपेगेशन, वो सीड डिस्पर्सल प्रोपेगेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ओके, बाकी जो आप प्लांट्स देखेंगे वो आप पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम होते हैं सीड डिस्पर्सल के, लाइक विंड हो गया, ओके, फैक्टर्स होते हैं, विंड, वाटर, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? सीड्स को डिस्पर्स करते हैं और फिर क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमारी ये सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ओके, आपको अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।